सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन द हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। ऐसा कैसे हो सकता है कि हरियाणा के अंदर जो एवरेज पर्सन है वो ज़्यादा कमाता है अगर हम कंपेयर करें केरला से, यानी हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है केरला से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं, उनमें पीछे है। यानी एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में हरियाणा केरला से पीछे है, जबकि हरियाणा ज्यादा अमीर है। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो इसकी वजह यह है कि पैसा हर वो चीज नहीं खरीद सकता, हर चीजें नहीं खरीद सकता, हर सेवाएं नहीं खरीद सकता जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो जो इनकम अभी तक हम करते हुए आ रहे थे कि इनकम बहुत ज़रूरी है, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकम अकेले ही काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि आपके पास कितने मटेरियल गुड्स यानी कितने चीज़ें होंगी या क्या-क्या सेवाएं आपको मिल सकती हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो अब एग्जाम्पल क्या है कि भाई इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अकेले इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं हासिल कर सकते। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन उस पोल्यूशन से आप नहीं बच सकते। आप बाहर जाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा देकर उस पोल्यूशन को हटा सकते हो, आपको भी उसी पोल्यूशन के अंदर, उसी खराब इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to community that had already has all these things। तो पैसे से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते और ना ही अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, यानी जिसमें मिलावट नहीं की गई हो, ओरिजिनल मेडिसिन हो, असली दवाएं हो। बहुत सारी कंपनियां होती हैं लोकल दवाएं बनाती हैं और मार्केट में उसी नाम से लॉन्च कर देती हैं और छोटे छोटे दुकानदार उसको बेचते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पैसा है लेकिन आपको गलत दवा अगर मिल जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, वो पैसा आपको नहीं बचा सकता। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि ऐसी कम्युनिटी में चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर ये चीज़ें हों, यानी ऐसी जगह आप चले जाएँ, आपके पास पैसा हो, किसी ऐसे कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएँ, जहाँ पॉल्यूशन कम हो, यहाँ जहाँ पर इतनी ईमानदारी हो कि वहाँ दवाओं में मिलावट ना हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप उसी जगह रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करेंगी। आपके पास कितना पैसा हो, ये मतलब नहीं रखता। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps। ये चीज़ें आज के टाइम में आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि कोरोना वायरस को ले लीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ से नहीं बचा सकता। ठीक है, आप किसी के पास कितना पैसा हो, कोई करोड़पति आदमी हो, लेकिन उसको कोरोना वायरस हो गया। अब कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा है। कितने बड़े-बड़े लोग की डेथ हो जा रही है, बहुत पैसा है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए। तो पैसा आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ से नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, अगर पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले और बचाव करे, जैसे कहा जा रहा है कि घरों के अंदर रहें, तो हाँ, आप बच सकते हो। बाकी आप पैसे से चाहो कि खरीद लो, तो नहीं हो सकता। Actually, for many of the important things in the life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and service collectively। तो बात असल में ये है कि सबसे अच्छा तरीका ये है और सबसे सस्ता भी ये है कि जो चीज़ें हैं, उसको इकट्ठा सब लोगों को दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, पूरी कम्युनिटी को दे दिया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? तो भाई बताओ, क्या बेहतर रहेगा, क्या सस्ता रहेगा कि एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड हों, वो पूरी कम्युनिटी की सिक्योरिटी करें। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, ये ज़्यादा सस्ता रहेगा कि एक-एक सिक्योरिटी गार्ड हर एक घर के पास हो। अब जनरली कॉलोनीज़ के अंदर या बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ फ्लैट्स होते हैं कई, वहाँ क्या किया जाता है, एक टीम होती है सिक्योरिटी गार्ड की 5-6 लोगों की, वही पूरे बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी करती है। तो ये ज़्यादा सही होता है कि पूरी एक कम्युनिटी को हमने सिक्योरिटी दे दी, पूरी एक एरिया को हमने सिक्योरिटी दे दी। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझे कि ये बात क्यों कही जा रही है कि सर्विस पूरी एक कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर क्या हो कि आपके गांव के अंदर या आप जिस जगह रहते हो वहां पर आपके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ना ले रहा हो पढ़ाई करने में, कोई पढ़ना ना चाहता हो, कोई स्कूल ना जाना चाहता हो, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे?
not unless your parents can afford to send you to some private school elsewhere. फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता, तो आपके लिए अकेले तो कोई स्कूल खोलेगा नहीं, कोई कॉलेज खोलेगा नहीं, तो आप भी उस कंडीशन की वजह से आप भी नहीं पढ़ पाओगे, आप पढ़ना चाहोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि किसी दूसरे जगह पर किसी प्राइवेट स्कूल जो कहीं और है वहां भेज सकते हैं तो बात अलग है। So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government school should open school and provide other facilities so that all the children have a chance to study. तो आपको दूसरी जगह भेजकर पढ़ा सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं पढ़ना, तो वहां स्कूल खुल गया, वहां लोग पढ़ रहे हैं। और वहां के लोग ये चाहते भी हैं, उनका विश्वास है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके और हर बच्चों को चांस मिल सके कि वो पढ़ाई कर सके। इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट able to go to high school because government or society has not provided adequate facility. और आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चे, खास तौर से लड़कियां, वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, हाई स्कूल तक नहीं पढ़ पा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है कि उनके लिए पढ़ना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कूल नहीं खोलेगी तो प्राइवेट में आदमी नहीं सोचता कि लड़कियों को पढ़ाने में इतना पैसा लगाया जाए। बहुत सी जगह ऐसा होता है, यहाँ वहाँ या वहाँ की ऐसी सोसाइटी है जिसने ऐसी फैसिलिटी नहीं दी कि वहाँ जाकर बच्चे पढ़ सकें। तो आज की डेट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provisions of the basic health and education facilities. तो जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR है, वो कम है, लेकिन वहाँ की हेल्थ की फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है। और वहाँ पर जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, कानून बने हैं, वो अच्छे हैं, इसीलिए वहाँ पर अच्छी हेल्थ मिल जा रही है, अच्छा एजुकेशन मिल जा रही है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर PDS अच्छे से काम करता है, जैसे कि राशन की दुकान होती है ना, जहां पर गरीबों के लिए या जिनके पास कम पैसा है उनको सस्ते में अनाज मिल जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बहुत सारे स्टेट है जहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो भाई, अगर आपको सस्ते में राशन मिल जा रहा है, गरीबों को मिल जा रहा है, और इस PDS के अंदर हेल्थ की फैसिलिटी भी आ रही है, तो आपको सस्ते में अगर हेल्थ फैसिलिटी मिल जा रही है, आपको अच्छा खाना मिल जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो स्टेट अच्छा हो जाएगा और उसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। तो टेबल हम 1.5 देख लेते हैं क्या है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे टेबल दे देगा और क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्या है, आपको लिटरेसी रेट दिया हुआ है मेल और फीमेल का। यहाँ पर लिटरेसी रेट जनरल है, सबका है, और यहाँ पर 10 से 14 का है, और ये उन परसेंट दिया हुआ है जो स्कूल अटेंड करते हैं 10 से 14 ईयर एज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप। तो ऑल एज ग्रुप की बात कर रहा है, यानी ये पहला वाला हम देखेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज डैश फॉर रूरल मेल्स। तो मेल्स के लिए कितना है, यहां से आप देख सकते हैं 76 हो जाएगा। ठीक है, 76%। और फीमेल के लिए कितना है, 54। However, it is not just that these many adult could not attend school, but that there are, यहाँ adult होगा। ठीक है, कोई परसेंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एडल्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पर भी ये बात कह रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि इतने सारे जो एडल्ट हैं वो स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि ये कि वो खुद ही नहीं जाते, अटेंड नहीं करते क्लास। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट डैश परसेंट ऑफ रूरल गर्ल्स एंड डैश परसेंट ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो ठीक है, डाटा हमको दिया है किसका, अटेंडिंग स्कूल का, और उससे पूछ रहा है नॉट अटेंडिंग। तो आप क्या करोगे, 100 में से इसको माइनस कर दोगे। गर्ल्स का पहले पूछा है तो देख लेंगे फीमेल का क्या है, 82 है, यानी हम 100 माइनस 82 कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है आपका, मेल का 85 दिया है, यानी 100 माइनस 85 कर देंगे। इस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाए तो लिख देना है, 15 हो जाएगा ये, तो यहाँ 15 कर देंगे। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग, तो देखिए टेबल में आपको दिया हुआ है लिटरेसी रेट, इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 14। तो 10 से 14 और लिटरेसी रेट आपको दिया हुआ है, तो आपको इलिटरेसी निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर भी 100 से माइनस कर दोगे। पहले फीमेल का दिया हुआ है, यानी 100 माइनस 87 कर देंगे, ये 13 हो जाएगा। और 100
माइनस 90 कर देंगे, ये आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ 13 और यहाँ 10 हो जाएगा। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग, तो किस एज ग्रुप की बात हो रही है? 10 से 14 की बात हो रही है, ठीक है, 10 से 14 एज ग्रुप, इवन आफ्टर मोर देन 68 ईयर ऑफ और इंडिपेंडेंस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। तो 10 से 14 साल के बीच में जो इलिटरेसी इतना ज़्यादा है, ये हमें चिंता में डाल ली, यानी स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। इन मैनी अदर स्टेट ऑल्सो वी आर नियर रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 14 विच वॉज एक्सपेक्टेड टू अचीव बाई 1960। तो एक प्लान बनाया था कि 1960 तक हम ऐसा सिस्टम बना देंगे कि सबको फ्री और एजुकेशन ज़रूरी होगी, कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, हर बच्चा स्कूल जाने वाला हो, एजुकेशन लेने वाला हो 14 साल की एज तक, यानी लगभग हाई स्कूल तक तो सभी कोई पढ़ लें। तो 1960 तक प्लान था और आज 2020 हो गया है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट दैट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। तो साइंटिस्ट ने यह पता लगाने के लिए कि हमें सही डाइट मिल रही है कि नहीं, जितने कैलोरी की हमें ज़रूरत है, जितने खाने की ज़रूरत है, हमको उतना मिल रहा है कि नहीं, इसके कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट किया जाता है और उससे पता चलता है कि हाँ, कौन आदमी कितना हेल्दी है और कितना नहीं। दिस इज ईजी टू कैलकुलेट, ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि अपना वेट मेजर कर लीजिए और हाइट, और वेट आपको जो है केजी में लेना है, ठीक है, और हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजर एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। तो अपनी हाइट मेजर कर लेना है, वॉल से एकदम लग के खड़े हो जाइए और निशान लगा लीजिए और फिर मेजर कर लीजिए। तो अगर आप सेंटीमीटर से रिकॉर्ड किया है आपने, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी वेट को आपको केजी में रखना है और हाइट को आपको मीटर्स में रखना है। डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। तो वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। द नंबर यू गेट इज बीएमआई। तो जो नंबर मिलेगा उसको हम बीएमआई कहते हैं। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेज 90 एंड 91। तो वहां से आप कंपेयर कर लीजिए कि अगर आपका बीएमआई एक लेवल से कम है तो आप अंडरवेट कहलाएंगे, जिसको कहते हैं पतला है आप, और एक रेंज आएगी जो मिडिल में कि आपका हेल्थ ठीक है, आप सही कैलोरी ले रहे हैं, और एक मार्क उसमें लेवल होगा जिससे अगर आप ज़्यादा अगर निकल आया तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं। स्टूडेंट्स बीएमआई कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट अंडरवेट, यानी नॉर्मल हो सकता है। क्या बीएमआई बहुत कम हो गई तो आप कह देंगे कि अंडरवेट है, और मोर ओबेसिटी, या बीएमआई आपका बहुत ज़्यादा आ गया तो आपको कहेंगे कि आप मोटे हैं, ओबेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गर्ल स्टूडेंट इज 14 years and 8 month old and the BMI is 15.2, she is undernourished। एग्जाम्पल ले लें, कोई लड़की है जिसकी एज 14 ईयर और 8 मंथ्स है और उसका BMI 15.2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अंडर नरिश्ड है, यानी उसको सही से डाइट नहीं मिल रही है, उसको और खाना खाना चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए और विटामिन वाली चीज़ें लेनी चाहिए ताकि उसका BMI बढ़ जाए, उसका वेट या हाइट कम है जितना चाहिए। Similarly, if the BMI of boy aged 15 years and 6 months is 28, then he is overweight। इसी तरह एग्जाम्पल ले लें, कोई लड़का है, उसकी एज 15 ईयर एंड 6 मंथ है और उसका BMI कैलकुलेट करने पर 28 आ रहा है, तो कहा जाएगा कि वो ओवरवेट है, यानी उसका वजन बढ़ा है, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो और वजन घटाओ। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। तो स्टूडेंट के क्या खाते हैं और क्या एक्सरसाइज करते हैं उसका डिस्कशन करिए और बिना किसी का मजाक वजाक ना उड़ाइए। तो इससे, इस टॉपिक से बीएमआई अक्सर पूछ लेता है कैसे बीएमआई को कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था। तो बीएमआई क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज important, yet it is an inadequate measure of the level of development। तो अभी हमने पढ़ा था तो हमें रियलाइज हुआ था कि इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया, हमको और चीज़ों के बारे में भी देखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड बी नॉट बी सो यूजफुल। तो ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी, कोई कहेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना ज़्यादा अगर चीज़ें आ जाएंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमको सेलेक्ट करना है।
वॉट वी नीड इज a स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें क्या करना है कि बहुत थोड़ी सी कुछ चीजें हों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसी को हम देख लेंगे और उसी के बेसिस पे हम रिपोर्ट बना लेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वन वी यूज इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा आर अमंग देम। तो जैसे इनकम के अलावा हमने केरला और हरियाणा वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हेल्थ वाला देख लिया कि हेल्थ कैसी है, और एजुकेशन के बारे में हमने टेबल बना लिया। तो ये इनकम की ही जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम शामिल कर सकते हैं डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने में। ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलोंग विद द इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो पिछले कई दशकों से हेल्थ और एजुकेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह यूज किया जा रहा है, यानी उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है डेवलपमेंट को पता करने में, इनकम के साथ साथ। कि इनकम भी देखेंगे और देखेंगे कि उस देश की या उस जगह की हेल्थ की कंडीशन क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, ये सब देखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी compares countries based on the education level of the people, their health status and per capita income। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनती है जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूएनडीपी, ये बनाता है। ये क्या करता है, अलग अलग देशों का कंपैरिजन करता है कि कौन सा देश ज़्यादा डेवलप है और कौन सा कम है। तो वो कैसे निकालता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो टीचर कैसे बनाता है, देखता है कि किस में कैसे कैसे मार्क्स हैं, उनको जोड़ता है, उनका एवरेज निकालता है और बता देता है भाई इसने इतना परसेंट पाया है। उसके बेसिस पर रैंक बन जाती है, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया। तो यहाँ ये भी करता है। तो यूएनडीपी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है उसके अंदर एजुकेशन के बेसिस पर और हेल्थ की बेसिस पर और इनकम के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है, और फिर एक नंबर उसको दिया जाता है कि आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना है और इतना है। ठीक, अभी हम देखेंगे उसको। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट अ सर्टेन relevant data regarding India and its neighboring from Human Development Report 2018। 2018 की रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो उसको हम देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ये क्या रिपोर्ट है। तो ये टेबल 1.6 है, इससे यहाँ पर ये पूछ सकता है एचडीआई, ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है ना, कि ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, एचडीआई क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैल्यू इसमें से कोई याद नहीं रखना है। एचडीआई क्या है, एचडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। एचडीआई रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। तो 189 के अंदर से रैंक बनाई जाती है, जो नंबर 1 में होगा वो सबसे बेस्ट माना जाएगा, और जो 189 पर होगा उसकी सिचुएशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब मानी जाएगी। दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अंदाजा लगाया जाता है कि कितने साल इसकी उम्र रहेगी। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर ज़्यादा है, यानी श्रीलंका के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो 75.5 ईयर जिंदा रहेगा। वहीं इंडिया के अंदर पैदा होता है तो उसकी एज को हम कह सकते हैं कि वो 68.8 ईयर्स तक वो जिंदा रहेगा। तो ठीक है, जितनी ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना अच्छा होगा कि भाई जितने ज़्यादा साल जिएगा। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है ना, उसको डॉलर में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सारी यूनिट अगर सेम रहेगी, डॉलर में ही कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ किसका कम है किसका ज़्यादा है। It is also done in the way so that the every dollar would buy the same amount of good and service in any country। इसको इसलिए भी इस तरह किया जाता है कि उतने ही पैसे से, यानी उतने ही डॉलर से वही सामान आप दुनिया भर में कहीं भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बाहर के ब्रांडेड सामान होते हैं, जो बाहर की कंपनी के अमेरिकन, आप कपड़े ले लो या गैजेट्स ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो वो महंगे होते हैं। महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उसका रेट वहाँ के हिसाब से होता है। अब वहाँ जो बाहर का कंट्री है, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, तो उन लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं, तो उनके लिए तो जो चीज़ एवरेज मानी जाती है वो इंडिया में आकर हमारे लिए महंगी हो जाती है। तो ठीक है, तो ये पर कैपिटा इनकम को डॉलर में ही मेज़र किया जाता है। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? कई ताज्जुब की बात नहीं है कि एक छोटा सा देश हमारे पड़ोस में जिसका नाम श्रीलंका है, वो इंडिया से आगे है हर चीज़ में। देख लीजिए आप, चाहे लिटरेसी रेट देख लीजिए, टेबल में आप देख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए,
वो हर चीज़ में आगे है, और हमारा इतना बड़ा देश होने के बाद भी हमारी रैंक इतनी खराब है। टेबल 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. तो टेबल 1.6 के अंदर एक और चीज़ आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा नेपाल और बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कम है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, यानी वहाँ के लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to Human Development Report. तो बहुत सारे सुधार किए गए एसडीआई के अंदर और नई नई इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ऐड की गई ताकि एक सही मानों में पता चल सके कौन डेवलप्ड है कौन नहीं। बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen of a country. लेकिन देखिए हम डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे थे, अब ये ह्यूमन जोड़ दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो फिक्सिंग की गई है इसको जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ने से पहले ये बात समझी गई थी कि डेवलपमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी गरीब देश के अंदर, अफ्रीका किसी गरीब के देश के अंदर जहाँ खाने को खाना नहीं है, आप जाकर उनको कहो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दूंगा और शॉपिंग मॉल खोल दूंगा, तो कहेंगे हमारे पास बीमारी के लिए दवा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, हम उसका क्या करेंगे। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट क्या समझते हैं कि बड़ी बिल्डिंग हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उनके लिए क्या है कि आपको खाना ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो डेवलपमेंट के लिए असल क्या है कि हम देखेंगे वहां के रहने वाले लोग, वहां के जो ह्यूमन है, उनके साथ क्या हो रहा, उनकी क्या जरूरत है। अगर वो पूरी हो रही है तब तो ठीक है भाई डेवलपमेंट, वरना ऐसे डेवलपमेंट से क्या फायदा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हमने वर्ड यूज किया वो इस बात को समझाने के लिए कि हमें डेवलपमेंट ह्यूमन को, लोगों को देख ध्यान में रखते हुए करना है। इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लोग, उनकी सेहत और वो सही सलामत रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आपको लगता है कोई और चीज़ें भी इसमें ऐड होनी चाहिए इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बन रही है उसको बनाने में? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।